Okay, welcome everyone. In this session, in this moment, we have Mr. Manoj Kumar Yadav sir as a resource person, and he's going to give us a knowledge about teaching strategies in science in secondary level. So I request everyone to kindly listen him carefully, and I request Mr. Manoj Kumar Yadav sir to start this session. Manoj sir, please. गुड आफ्टरनून सर। आज का सब्जेक्ट होगा मेरा टीचिंग स्ट्रेटजी इन साइंस। विज्ञान में शिक्षण रणनीतियाँ क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे शिक्षण रणनीति क्या है, ठीक है। उसमें बहुत सारी टाइप्स के हैं, उसमें हम लोग अलग अलग उसमें यूज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हम लोग उसमें यूज करेंगे उसमें करेंगे सीखने की रणनीति शिक्षार्थी का तरीकों को, पाठ्यक्रम को, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग या उसमें जो भी चीज़ें हम लोग जीवन के तौर पर यूज करेंगे उसके अलावा अभी जो भी हम लोग क्लासरूम के जो भी सामग्री उसमें यूज करते हैं कक्षा में, उसके साथ साथ अन्य कई कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक उनको उसके अच्छे से बच्चे समझें, अच्छे से सीख लें, अच्छे से उस चीज़ को अपने आप के अंदर उसको क्या इम्प्लीमेंट करें। उसको सीखने के लिए हमको सबसे पहले अपनी क्लास उसको कुशलतापूर्वक अच्छे से उसको चलाने के लिए पूरी कुशलतापूर्वक हम उसको कुछ अच्छे ढंग से प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए और विशिष्ट एक श्रेणीवार एक सीरियल वाइज हम लोग पढ़ते हैं, उसके हम लोग उस चीज़ को आगे देखेंगे। तरह की रणनीति हम लोग का सबसे पहले ये होता है कि हम लोग का रणनीति क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट रणनीति में हम लोग देखेंगे आगे टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी। बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के टीचिंग स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है जो हम लोग आगे देखेंगे। क्या पहले फर्स्ट टाइप देखा है कि हम लोग उसमें टाइम के अलावा उसके साथ साथ टाइम भी हम लोग उसको मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। टीचिंग स्टडी का भी पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो हमारा उसमें टाइम लगेगा। टाइम हमारा जितने का टीचिंग स्टडी का जो टाइम रहेगा, जितने का टाइम पीरियड रहेगा, उसके टाइम पीरियड भी हमको अपना पूरा टीचिंग स्टडी में प्लान सबसे फर्स्ट टाइम का देखें। सेकेंड हम लोग देखें एक साथ उसको लेकर के टाइम के साथ साथ हम लोग जो भी टेलर यूज करते हैं उसको या क्लास के बाहर भी चीज़ों को ले जाकर के बच्चों को हम लोग जो भी सिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या हम लोग उसके द्वारा लैब में ले जाकर के सिखा रहे हैं या हम लोग लाइब्रेरी में लाकर रजिस्टर के माध्यम से सिखा रहे हैं। जो भी उसमें कोई भी स्ट्रेटजी जो भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं, उसमें बच्चे को अच्छे से सिखाना है। उसमें चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। उसमें बच्चे को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे, ना कि टीचर को। क्योंकि अभी जो हम लोग मदर वाली जो एजुकेशन चल रहा है या हम लोग का जो NEP दिया है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है, उसमें बच्चे को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है। बच्चे ही हमारा सेंटर है, सेंटर लेकर के चल रहा है बच्चे को। उसमें टीचर का कोई पर्सनल टीचर का सिर्फ हेल्प रहेगा, बाकी जो भी चीज़ें करेंगे सारे बच्चे के ऊपर देना है, ठीक है। करेक्ट। ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स उसमें क्या है, इसके 2 टाइप्स से होता है। ऑटोक्रेटिव टीचिंग मेथड अगर इसमें टीचर पर पूरा फोकस होना चाहिए। एक ऑटोक्रेटिव पहले का वो पूरा ज़माना में चल रहा है। पहले हम लोग जो पुराने ज़माने में स्कूल में चलते थे वही नहीं था। टीचर आए अपना लेक्चर दिए और लेक्चर देकर के निकल गए। उनके पास कोई स्पेशल टीचिंग स्ट्रेटजी नहीं होता, कोई लेसन प्लान अगर नहीं चलता था उनके पास। जो आया अपना सिलेबस पढ़ाए उसके अकॉर्डिंग वो अपना पढ़ा करके निकल गए। कोई ज़्यादा टेलर नहीं यूज कर सकते। अभी तो हम लोग काफ़ी एडवांस हो गए, हमारे पास लैब हो गया है या लेक्चर हो गया, सारी चीज़ों को हम लोग अभी यूज करके उसको कर रहे हैं। उस पर टीचिंग में इसके पुराने ज़माने में सेंटर टीचिंग हुआ करता था, सेंटर में टीचर रहता था। अभी के जो आ गया है टीचिंग मेथड इसमें हम लोग बच्चे को सेंटर में रखते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक्स में होगा। अब हमें चेंज करके एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग चल रहे हैं उसमें अभी हम लोग देखें तो चाइल्ड सेंटर दिया गया, उसमें चाइल्ड को बच्चे को सेंटर में रख करके आगे चल रहा है। उसके बाद एक और आ गया डेमोक्रेटिक्स मीन्स लोकतंत्र। उसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग बच्चे को फर्स्ट पे रखें, फिर उसको जो भी करना है कोई भी प्रॉब्लम को उसको पहले बच्चे को फेस कराएंगे, उसको हम उसका हेल्प करेंगे, उसको अपने गाइडेंस में जो भी चीज़ें उसको हम लोग कराएंगे, अपने गाइडेंस में ही उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद अब अलग अलग टाइप्स के हम लोग करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन द मेथड। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हम लोग को भी कोई भी चीज़ अगर सिखा रहे हैं, मतलब एक छोटे बच्चे को फोटो सिंथेसिस सिखा रहा है तो उसके हम लोग बहुत सारे डेमो के तौर पर हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये बाहर के प्लांट्स के द्वारा निकल जाए डेमो भी हम भी प्लांट्स लेकर किया है
उस प्लांट्स को हम क्लासरूम में तो लेकर के जा सकते हैं, या तो आप क्लास से बाहर लेकर के जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा, या आप क्लास के अंदर भी इसको करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है क्लास के बाहर। क्लास के बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ले लेंगे, हम तो यहाँ एक ही लाए हैं, वहाँ आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखेंगे। इस प्लांट्स जब प्लांट्स पे बच्चे को पढ़ाएंगे, इस प्लांट्स में हमको जो भी चीज़ें इस पर दिख रही है सारे एक एक अलग अलग पार्ट करके उसको दिखाएंगे। एक हम लोग का रूट्स होता है, स्टीम हो गया, ब्रांचेज भी इसमें है, बहुत सारे ब्रांचेज हो गए, इसमें बर्ड आपको दिख रहेगा, फ्लावर, फूल, कली, बाकी जो लीफ वगैरह इसमें जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। अब बच्चे को जो ऐसी चीज़ को सिखाए, लास्ट में हम किसी बच्चे को बुला करके पूछ सकते हैं, हमारे स्टडी का ही पार्ट है। अब उसके बच्चे से जब पूछेंगे तो बच्चा अच्छे से अभी लोग सुना होगा, ध्यान से सारा कुछ सुनेगा कि कभी भी हो सकता है कि अभी बुला लेंगे किसी का। संतोष सर यहाँ पे जो भी, अब यहाँ हम लोग देखेंगे होता है, ठीक है, बट ऐसा आपको बुला लेंगे, एक बार सर पढ़ लीजिए, उसके बाद सब हम बुलाएंगे, उसके बाद फिर आपको लैब भी कराएंगे। लैब को यहाँ उससे अच्छे से देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या पूरा प्रोसेस कैसे कैसे होता है, रूम से वाटर मिनरल्स कैसे लेना है, सनलाइट कैसे लेना है, उसका CO2 कैसे लेना है, ऑक्सीजन रिलीज कैसे करता है, सारी चीज़ें आपको इसमें आती हैं। इस प्लांट्स को देखिए हम, जैसे जब इस प्लांट्स को हम तोड़ रहे थे, जब इसको दे रहे थे तो उसके अभी प्लांट पूरा हरा भरा था, और ये देखो ये अभी इसके जो मिल्क है अब धीरे लग रहा है कि सूखने लगेंगे, इसको कुछ मिलेगा। यहाँ से देखो ये है, इसके रूट में आप लोग देख सकते हैं कि कोई यहाँ वाटर मिनरल्स के रिसोर्सेज को सब कुछ प्लॉट कर चुका है, इसको कुछ नहीं मिला होगा, नहीं यहाँ पे सॉइल दिख रहा है, सैंड दिख रहा है, इसको देखने में इसको वाटर दिख रहा है, कोई मिला होगा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे तो वैसे सूख जाएगा, क्योंकि जो मिनरल्स वाटर उसको चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और इसको हम और देख रहे हैं। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बच्चे को जब बता रहे होंगे तो इसके दो तीन चीज़ें सब ख्याल रखिए कि बच्चे को एक एक करके उसके नजर देंगे, बच्चे को करा है तो इस प्लांट तो उसको हम लोग लेकर सारे बच्चे को देख सकते हैं, और एक बात करके बता सकते हैं कि कौन कौन से क्या है। सर थोड़ा सा इस वाला सर अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसका प्रोसेस क्या क्या है, कैसे इसका ब्लड फंक्शन इसमें आपको दिखा, क्योंकि इसको प्लांट में हम ऐसे तो ऐसे दिख रहे हैं तो वीडियो चला लो, इसमें हमको पूरी अच्छे से क्लियर दिखेगा। जो मिनरल्स चाहिए उसको, मिनरल्स वाटर जो भी चाहिए देखिए उसको कैसे यहाँ से एब्जॉर्ब करके यहाँ तक उसको जहाँ तक ले जाना है उसको लिफ्ट या ब्रांच तक ले जाना है वहाँ पर मिल जाएगा। हम लोग बोला जाता है कि जब भी बोला जाता है हमारे प्लांट पे क्या होता है, किचन होता है, सनलाइट लिया, प्रोसेस CO2 लिया और ऑक्सीजन उनको रिलीज करेगा। टमाटर में देख सकते हैं कैसे ऑक्सीजन कैसे यूज करता है। एक छोटी सी नींद का पार्ट है जिसमें आपको दिखा रहा है पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है। प्रोग्राम का बाद से ओपन और क्लोज होते रहता है, दोनों का
बुलाइए तो इधर। वाटर में शुरू से लेकर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो हम लोग का कंप्लीट हुआ, सेकंड मेथड आएगा हम लोग डेमो पेपर पे हम लोग दिखा लिए। एक तो हम लोग क्लास के बाहर भी दिखा लिए इस प्लांट्स को, इसमें सारी चीज़ें मिल गई, और उसके बाद कितने एक्सटर्नल हम लोग देखे। अभी जो हम लोग लैब में अभी देखेंगे इसके द्वारा, उसमें हम लोग देखिए क्या क्या प्रोसेस का पूरा मैकेनिज्म क्या क्या था, कैसे उसका फंक्शनिंग कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग अभी किसी को भी एक को भी अब बच्चे को बुला करके हम लोग पूछ सकते हैं कि अब बताओ इसमें कौन कौन सा क्या क्या हम लोग इसमें कौन कौन सा फंक्शन है। तो आएंगे संतोष सर। This is a plant. There is a different part of plant. Here, this is a flower. Flower helps in reproduction. इसका काम है रिप्रोडक्शन करना। This is a leaf. Leaf helps in photosynthesis to preparation of food. These are the stems. A stem provides support to the plants, and this is a main root or called a taproot. And after this is a secondary root. This provides support to a stem. And also helps to absorb minerals and water. सेकेंड पॉइंट डिस्कशन मेथड। सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कशन मेथड। जो भी चीज़ें हम लोग पढ़े उसके बारे में तो बच्चों के द्वारा हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चों के ग्रुप में डिस्कशन करा सकते हैं, या टीचर और बच्चे के ग्रुप में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि उसकी चीज़ें जो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है उसमें क्या मिस्टेक कर सकता है। अगर बोलने में अगर जो भी चीज़ें हम लोग सीख लिए अब सबसे पूछ लिए और उसके बाद हम लोग जो भी उनको दिए डिस्कशन में हो सकता है कुछ नई चीज़ें निकल के बाहर आती है। बच्चा हो सकता है कुछ चीज़ नहीं जान रहा है या दूसरा बच्चा जान रहा है वो चीज़ नहीं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाया, किसी दूसरे या तीसरे बच्चे से जब डिस्कशन करेंगे तो वो एक दूसरे से चीज़ों को सीखेगा, या टीचर के थ्रू भी डिस्कशन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो जब डिस्कशन में बच्चे और टीचर दोनों उसके इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, दोनों के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड सबसे साइंस के लिए सबसे बेटर माना जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? खोज विधि हम लोग का जो विधि है इसके खोज विधि हमारे साइंस के लिए सबसे बेहतर होता है। कोई भी चीज़ अगर साइंस में देखा जाए तब जब डोमेन डिस्कवर होता है उसमें ह्यूरिस्टिक मेथड का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग कुछ भी अगर खोज रहे हैं उसमें कुछ नए खोजेंगे, डिस्कवर होगा, कुछ भी अगर खोज रहे हैं नई चीज़ें खोजेंगे, उसमें लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेहतर होता है। करके सीखना, बच्चों को अगर कोई चीज़ देंगे तो उसको ग्रुप वाइज देंगे, ग्रुप बाय पार्ट करके उसको डिवाइड करके ग्रुप वाइज देंगे, उसको वर्क करेंगे तो उसमें बच्चे जो उसमें काम करेंगे ना उसमें ह्यूरिस्टिक मेथड उसमें सबसे बेहतर होता है। तो साइंस के लिए ह्यूरिस्टिक मेथड सबसे बेहतर माना जाता है। बच्चों में इसमें इंडिपेंडेंट करता है, उसमें बच्चे को इंडिपेंडेंस छोड़ देंगे खुद से करने के लिए, तभी उसकी ह्यूरिस्टिक विधि का ज़्यादा उसके मेथड ज़्यादा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट। ठीक है,
बच्चा जब खुद से कोई चीज़ करेगा ना तो उसको ज़्यादा ठीक से कि मिस्टेक करेगा, फिर उसको करेक्ट करेगा, तो जब मिस्टेक करके उसको सही करेगा तो उसको ज़्यादा उसको सीखने को मिलेगा, ठीक उसको पता है कि क्या ऐसा मिस्टेक किए थे उसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर गलत हुआ, फिर उसको करके सीखेगा। मतलब लर्निंग बाय डूइंग में सबसे बेहतर होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड। उसके बाद आ गया कि प्रोजेक्ट मेथड। इसमें हम प्रोजेक्ट मेथड में हमें बहुत सारा बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दे करके करा सकते हैं, इन हमारे सारे चीज़ों की स्ट्रेटजी का नहीं पार्ट है। अब तक जितनी चीज़ें देखते हैं आगे में वो बहुत सारे पार्ट देखते हैं, ये सारे हम लोग का टीचिंग स्ट्रेटजी का नहीं पार्ट है। बच्चों से प्रोजेक्ट मेथड, बच्चों से या तो हम लोग ग्रुप वाइज बना करके उनको कोई प्रोजेक्ट दे दें, और प्रोजेक्ट में बहुत सारे बच्चे होंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट दे सकते हैं, सारे बच्चे को अलग ग्रुप वाइज बना करके या तो आप क्लासरूम में रखें या लाइब्रेरी में आप कैंपस में कहीं आउटडोर भी उसको बना सकते हैं। ग्रुप बना करके मतलब 3-4 बच्चे का आप उसको उनको प्रोजेक्ट दे करके उसके थ्रू भी आप करा सकते हैं। उसमें पेयर लर्निंग है मतलब काफ़ी बहुत अच्छे से जो बच्चे को नहीं आ रहे हैं दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चे में तो पेयर लर्निंग का बहुत अच्छा मेथड है, जिससे कि बच्चे सीखने का सबसे अच्छा रोल प्लेइंग मेथड। नेक्स्ट हम लोग का पता होगा कि रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग बच्चे को जो चीज़ हमने सिखाया है, जो चीज़ें बच्चे सीखे वो एक ही को बुला करके हम लोग उसको उसी के अकॉर्डिंग या जो चीज़ हम लोग सिखाए उसी के अकॉर्डिंग हम उसको एक एक चीज़ें पे एक्सप्लेनेशन करा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी रोल प्लेइंग का ही पार्ट इसको बोल सकते हैं, जैसे अभी संतोष सर आए और इसको एक्सप्लेन कैसे किया है, ठीक है, तो सारे रोल प्लेइंग का ही रोल प्लेइंग में क्या होगा कि जो भी हम लोग सीखे वो बच्चे एक एक बच्चे को बुला करके हम लोग उससे पूछ सकते हैं, हम लोग उससे सीख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है कि कुछ चीज़ें बच्चे एक बच्चे नहीं बोले दूसरे उस चीज़ को आगे भी बोले या तीसरे को बुला हो सकता है जो चौथा चीज़ें छोड़ा हो तीसरा उस चीज़ को बताए। कहता है कि ये भी होता है कि टीचर जो बोला हो सकता है काफ़ी फास्ट बोल के कर गया, कुछ बच्चे को कर पाए उस चीज़ को नहीं तो कर पाया, एग्जाम नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि कोई दूसरे बच्चे को बोले उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसके टोन में, या हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा टोन यूज करेगा उसको मदर टोन ही हो सकता है या कोई लोकल लैंग्वेज हो सकता है जो उसको बच्चे को अच्छे से पकड़ नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को बच्चे के द्वारा तो जल्दी सीखेगा या बच्चे से जल्दी उसको पकड़ नहीं आएगा, या उसके टोन में बोलेगा तो बच्चे अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप में ज़्यादा अच्छे सीखेंगे। इसलिए बोला जाए कि ग्रुप वाइज बच्चे को रखने से एक दोस्त में ग्रुप में रखने से क्या होगा कि बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं और उनको ग्रुप में ही सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। बहुत अच्छा उनको एक तो उनको पेयर लर्निंग का भी पार्ट होता है, ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप में एक दूसरे का हेल्प करते हैं, उसमें हेल्प करके सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे रोल प्लेइंग की बात। इंडक्टिव मेथड कुछ ऐसे मेथड होते हैं, एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है। हम लोग वीडियो वगैरह में पढ़े हैं, ट्रेनिंग के बाद हम लोग चल रहा है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड हम लोग को पढ़ने को मिला है। इंडक्टिव मेथड कुछ होता है R1 विधि के बच्चे को जब सिखा रहे हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि बच्चे को एग्जाम्पल को रूल की तरफ ले जाए। इंडक्टिव मेथड बच्चे को सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर उसको रूल की तरफ ले जाएंगे। अगर कोई चीज़ बताए सबसे पहले अगर हम इस प्लांट बच्चे को पता ही नहीं कि प्लांट है क्या, हम इसको क्या बताएंगे कि इसमें कौन सा स्टीम है, कौन सा रूट है, कौन सा कहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कौन सा बर्ड है, कौन सा फ्लावर। तो इंडक्टिव मेथड में सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं इसका उस बच्चे को पहले पता होना चाहिए कि एक पेड़ है, एक लीड है, इसके क्या क्या कौन सा पार्ट है, बिना पहले बताए सबसे पहले हम इसमें बता दें कि हमें बताओ इसमें कहाँ से जाइलम होता है, कहाँ से फ्लोएम होता है। अब जाइलम फ्लोएम के बारे में बच्चा क्या बताएगा, उसको पता ही नहीं कि प्लांट का कौन सा रूट है, कौन सा स्टीम है, कौन ब्रांच है, कौन सा, तो उसको सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव मेथड में यही किया जाता है कि जो भी बच्चे को सिखा रहे होते हैं उसमें इंडक्टिव में इसको बोला जाता है हिंदी में R1 छोटे बच्चे में ज़्यादातर चलता है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग लेक्चर मेथड अप्लाई करते हैं, लेक्चर मेथड हम लोग वही अप्लाई करते हैं जहाँ लेक्चर देना होता है, सब ज़्यादा कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह में चलता है या प्रोफेसर वगैरह बोलिए। हम लोग टीचर में स्कूलों में आए, हम लोग लेक्चर नहीं दे सकते, लेक्चर देने के काम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, क्योंकि हम लोग लेक्चर देने लगे तो बच्चा सो जाएगा। ठीक, लेक्चर
वही बच्चे समझेंगे या वही समझेंगे जो पहले से पढ़ के आए हैं, उनको पूरा बेसिक क्लियर है। या हम लोग इसीलिए तो टेंथ में देखो कि हम लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चे को हिंदी भी पढ़ना रहता है, इंग्लिश भी पढ़ना रहता है, ग्रामर भी पढ़ना रहता है, मैथ भी, साइंस भी, एसएसटी भी, पूरी चीज़ें वहाँ से पढ़ के आता है। तो जाकर के आगे उसको स्पेशल सब्जेक्ट दिया जाता है कि आपको इसी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ना है। चाहे आपको एनईपी में आपको चेंज कर दिया, एनईपी में आपको बोल दिया कि आपको 10+2 में जैसे आप गए 10 पास किए, आपको मन कर रहा है कि हम एक बायो लेंगे, फिर मन किया कि नहीं हमको ज्योग्राफी भी लेना है, अब आप ज्योग्राफी भी लेके पढ़ सकते हैं। आप मल्टीपल एंट्री आपको है, आप मन किया कि आप बायो लेंगे, आप बायो ले सकते हैं, मन किया आपको ज्योग्राफी लेंगे, आप ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए। लेकिन जो पुराने हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें था कि आपको जो सब्जेक्ट लिए, आप पीसीएम ग्रुप लिए हैं तो आप पीसीएम ग्रुप को लेकर के चलना है, उसमें अलग सब्जेक्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब यही इसीलिए इस चीज़ को चेंज करने के लिए एनईपी में यही लाया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, अब आपके पास जो भी ऑप्शन है आप चारों तरफ से आप इन्हें तो आप डिग्री कोर्सेज हो गया, डिप्लोमा कोर्सेज हो गया, सारे इसीलिए आपको बाईपार्ट करके दे दिया। 2 साल हो गया, 1 साल का किए, 3 साल का किए, सारे को एनईपी के एक एक करके उसको डिवाइड करके दिया। तो इंडक्टिव मेथड में हम अपना देखेंगे, इंडक्टिव मेथड में हम लोग को पहले तो एक ध्यान रखिए कि पहले बच्चे को एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद हम लोग रूल की तरफ जाएंगे। तो इस प्लांट्स के बारे में जब बच्चे को बताया कि प्लांट्स हम लोग कहना है इसमें कहाँ रूट है, कौन सा स्टेज है, कौन सा डांस है, कहाँ इसमें जाइलम होता है, कहाँ फ्लोएम होता है, ऐसे लग रहा है सभी के लिए मिलना जरूरी है। नहीं। अब अभी तो हम देखें ना, तो अब तो हम लोग सिंपल वाटर में भी प्लांट्स बहुत सारा लग रहा है, छोटे छोटे जो आप ऐसा उसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो सॉइल से मिल रहा है मिनरल्स, अब हम लोग क्या करें कि वाटर से भी दे रहे हैं, वाटर में हम वो चीज़ें उतना कंटेंट रहता है जो मिनरल्स उसको चाहिए, या हम एक्सटर्नल भी उस वाटर में डाल करके और उसमें भी फार्मिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग देखिए बहुत सारे फार्मिंग में भी हो रहा है, जो सिर्फ वाटर में ही कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक ऊपर से कैप रहता है प्लास्टिक का, उसके अंदर डालिए और उसको रूट जो उसको होता है रूट उसके अंदर रहेगा, उस वाटर के अंदर जो भी मिनरल्स उसको चाहिए, वाटर मिनरल्स जो भी चाहिए वो वाटर से लेगा और उसको लेकर के प्लांट अपना ग्रो करेगा, जो भी प्रोसेस करेगा। हाँ सर, वही इसको सारे प्लांट के लिए सॉइल अनिवार्य नहीं है। हाँ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन डिफिशिएंसी की वजह से वो लोग क्या करते हैं, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट वगैरह हम लोग पढ़े होंगे, जो हम लोग एरिया में नहीं दिखता है, ज़्यादातर अमेज़न के जंगल वगैरह में दिखता है, वो अपने नाइट्रोजन वगैरह को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को, छोटे छोटे इंसेक्ट को खा करके अपना नाइट्रोजन फुलफिल करते हैं। या ऐसे का नाइट्रोजन हम लोग का जो राइजोबियम बैक्टीरिया का जो होता है आपके, हाँ ल्यूमस डॉक्टर जो होता है, जिससे कि सब लोग दाल का जो पौधा होता है, दलहन तिलहन जिसको बोला जाता है गाँव की भाषा में, दलहन तिलहन के पौधा में जितना भी देखिएगा उसके राइजोबियम बैक्टीरिया आपको दिखाई देगा। यहाँ एक छोटा छोटा नोड आपको दिखाई देगा, जो नोड होगा गांठ टाइप का, वो उतने हम लोग का राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा, तो हमारे सॉइल को क्या करता है, वो नाइट्रोजन को बाइंड करा देता है एयर से लेकर के सॉलिड फॉर्म, और वही हमको क्या करेगा, वो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब प्लांट्स को, वैसे प्लांट्स को जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो जब प्लांट आपका जो रेडी हो जाए तो कट करने के बाद आप कोशिश करिए कि इसके रूट को उसके अंदर छोड़ दीजिए। जब उसको रूट को उसके अंदर सॉइल के अंदर छोड़ेंगे ना, तो वही की प्रोसेस को करके वही हमारे प्लांट्स के नेक्स्ट जो आप फार्मिंग करेंगे उस प्लांट्स उसको मिनरल्स को या नाइट्रोजन जो डिफिशिएंसी था उसको पूरा करने के लिए उस प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा वहाँ से, तो फिर एक तरह से रिचार्जेबल हो जाएगा, रिचार्ज होगा। इसीलिए हम लोग क्रॉप रोटेशन करके भी लगाते हैं। क्रॉप रोटेशन का यही फायदा है कि हम लोग एक बार में एक ही फार्मिंग, अभी हम लोग जो फार्मिंग किए थे दोबारा फिर वही फार्मिंग नहीं करते, चेंज कर देते हैं। तो पता है कि हो सकता है कि जो मिनरल्स चाहिए उस प्लांट्स के लिए और नेक्स्ट प्लांट्स के लिए फिर वही मिनरल चाहिए, हो सकता है उस मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए उस सॉइल में, तो फिर दूसरा अगर फार्मिंग करेंगे हो सकता है वो मिनरल्स वो प्लांट्स नहीं चाहिए, तो दूसरा मिनरल तब तक उसमें स्टोर रहेगा, वो उसका अपना यूज करके अपना क्रॉप रोटेशन, हाँ क्रॉप रोटेशन सर उसमें ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छी फार्मिंग
उसके बाद हम लोग का इंडक्टिव मेथड हो गया ना, R1 विधि। उसके बाद डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो हम लोग का था, इसमें पहले इंडिविजुअल विधि। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बच्चे को रूल बताते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं रूल बताने के बाद फिर जाते हैं एग्जाम्पल के तहत। पहले बच्चे को रूल बता देंगे। ऐसे में इस मेथड में ज़्यादा हम लोग मैथ्स के जो टीचर हैं वो उससे ज़्यादा यूज करते हैं। जो मैथ्स वाले टीचर होते हैं उनको पहले देखेंगे कि आप पहले फॉर्मूला बताते हैं, फिर थ्योरी बताते हैं, थ्योरी लिखवाने के बाद उसके बाद उस पर एग्जाम्पल कराते हैं और उस पर क्वेश्चन वगैरह दे करके उसके आगे आपके एक्सरसाइज को रन करते हैं। तो जो इंडक्टिव मेथड होता है, सर डिडक्टिव मेथड जो होता है वो ज़्यादातर मैथ्स वाले टीचर इसमें यूज करते हैं। ऐसे हम लोग भी यूज कर सकते हैं। हम लोग बहुत साइंस में यूज करते हैं, ज़्यादा मैथ्स वाले उसका यूज करते हैं। और लेक्चर मेथड में तो हम लोग को पता है कि लेक्चर बच्चे के सामने हम लोग को देना ही नहीं। लेक्चर मेथड तो पूरे में बोला गया कि अगर स्कूल लेवल पे हम लोग जब भी कहीं खड़ा है तो आपको लेक्चर तो बच्चों के सामने दे ही नहीं सकते, क्योंकि लेक्चर देने आप यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ आप लेक्चर दीजिए, वहाँ के बच्चे आपके लेक्चर को सुनेंगे और समझेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे आप लेक्चर दीजिएगा और सो जाएंगे, तो उनको सुलाना नहीं है, उनको जगा के रखना है और उनको चीज़ों को समझने लाना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि छोटे बच्चे में लेक्चर मेथड नहीं चलता है। इसको काफ़ी गलत माना गया है। इसको स्कूल लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे तो बिल्कुल नहीं। प्राइमरी लेवल के बच्चे को तो लेक्चर मेथड का जो नाम भी उनको सामने, क्योंकि उनको बोलिएगा तो लगेगा कि वो भी सुना रहे हैं, कुछ कथा कहानी सुना रहे हैं, वो भी सोने लगेगा। उनको कुछ भी ऐसा ही वर्क करके रखिए जिसमें वो खुद कुछ करे। जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। जितनी भी एक्टिविटी उनको देंगे किसी भी क्लास में, हम जितने भी बच्चे क्लास में, ऐसे हम लोग का जो रूल है 35-40 के आसपास हम लोग का है, जो CBSE का नाम से कॉलेज होते हैं, तो 35 to 40 के 40 के बीच में हम लोग को बच्चों को रखना है। तो उसमें हम लोग 40 बच्चे हैं, उसको ग्रुप वाइज बांट करके उनको एक्टिविटी के थ्रू या ऐसा इन्वॉल्वमेंट हम उसमें बनाते हैं कि बच्चे उसमें वर्क करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएगा एनालिसिस मेथड। एनालिसिस मेथड में हम लोग देखेंगे विश्लेषण विधि। एनालिसिस मेथड में देखेंगे विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है? विश्लेषण विधि में किसी चीज को तोड़ करके बताना। विश्लेषण विधि क्या होता है? एनालिसिस मेथड में क्या होता है? विश्लेषण विधि। किसी चीज को बता रहे हैं तो वो चीज उसको तोड़ करके बताए। अब इसमें प्लांट्स को ही बता रहे थे कि ये चीज ऐसा नहीं बता जो प्लांट्स है। अब जब बता रहे थे इसीलिए हम अलग अलग बताएं कि मेरा रोल होता है, स्किन होता है, लीफ होता है, ऑयल होता है, फ्लावर होता है। एक एक चीज़ को अलग अलग हम तोड़ करके बताएं। सिर्फ ऐसे नहीं बता दें कि प्लांट्स है। अगर इतना बता करके बताते कि हम लोग का विश्लेषण भी नहीं होगा। ठीक है, इस विधि में हम लोग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कोई चीज़ को बताने से पहले पौधा हरा है तो मालूम है कि क्लोरोफिल है, पूरा फंक्शन क्या होगा क्लोरोफिल को फॉर्म करता है उसको। चलिए इसका फंक्शन में सर सबसे पहले चीज़ चाहिए कि इसको जो वाटर मिनरल से बड़ा नहीं है। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम यहाँ से जो भी वाटर मिनरल से लेकर के जाएगा इसको लीफ तक पहुँचाएगा। जाइलम वो जाइलम इसलिए हम जो वीडियो दिखा रहे थे, जो वीडियो और आपको सब दिखाएंगे उसको सब अच्छी सी क्लियर हो जाएगा। जाइलम जो आपको लेकर के जाएगा वाटर मिनरल से यहाँ से ले जाकर के जो इवेंट्स जो होता है ना ग्रीन पिगमेंट है कि वो ग्रीन है तो ग्रीन की उसी कारण और क्लोरोफिल का मेन फंक्शन है कि वो सन में सोलर एनर्जी को ट्रैक करता है और ट्रैक करने के बाद ये सब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर में ट्री है तो सिर्फ ग्रीन कलर वाला ही फोटोसिंथेसिस करेगा, रेड कलर का लीफ है तो नहीं करेगा, सब वो भी करेगा। उसमें रेड कलर का पिगमेंट रहेगा तो उसमें ऐसा हम बच्चे को नहीं बोलेंगे कि सिर्फ ग्रीन कलर वाले जो लीफ होंगे ना वही फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर रेड कलर का भी लीफ हुआ तो वही तो फोटोसिंथेसिस करेगा। दूसरे कलर वाले भी सर वेरिएटेड कलर वाले भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ उसको सभी में करेंगे। उसमें जो अगर उसका रेड कलर का है तो उसको रेड कलर का पिगमेंट या येलो कलर का है तो येलो कलर का उसको पिगमेंट रहेगा। तो पिगमेंट जो अपना उसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर इससे ज़्यादा अगर हम लोग एक्सपेंशन को देखें तो हम लोग जाइलम का काम था वाटर मिनरल्स को यहाँ से ले लेना
अब फ्लोएम का काम क्या था, जो भी इसकी बॉडी में जो भी प्लांट्स में हम लोग का एनर्जी बना वो ट्रांसफर, जो भी कोई आइटम फूड बना वो ट्रांसफर करना पूरी ब्रांचेस से बना पूरे बर्ड फ्लावर के पास, उसका काम होता है ट्रांसफर करना। तो जाइलम और फ्लोएम का काम हम वही लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बिल्कुल देखेंगे उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का विश्लेषण में होगा, नेक्स्ट हम लोग का आएगा सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड में आपका एक तो संश्लेषण मेथड आएगा, संश्लेषण विधि करके हम इसे बच्चे को टूटी हुई चीज़ों को जोड़ करके उसमें जोड़ करके हम लोगों को सिखाने का विश्लेषण में बताया कि जोड़ करके कि जो मान के चलो कोई अगर एक छोटा सा वाइट कोई बच्चे को दे दी, पूरा उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके उसको उसके बाद धीरे धीरे उसको आपको जोड़ करके उसको रेडी करना, पूरे इसको अरेंज करना है और उस बच्ची को अरेंज करके फिर देंगे तो उसको पता है कि कहाँ पे गिर लगाना है, कहाँ पे हैंडल लगाना है, कहाँ पे उसका इंजन होना चाहिए, कहाँ उसका हेडलाइट होना चाहिए। तो उस बच्ची को जो पूरे अरेंज करके जब वो करेगा, अरेंज करते समय उस चीज़ का बच्चा ख्याल रखेगा कि हम जब स्टार्टिंग में जब उनको डायग्राम दिखाया गया था तो वो डायग्राम किस टाइप के था, उसी चीज़ को कॉपी करके उस चीज़ को अच्छे से अगर लर्न किया होगा और अच्छे से आप सिखाना होगा उसको, तो उस विधि को यूज करके उसको अच्छे से जहाँ जहाँ जो चीज़ लगाना है उस चीज़ को एक कंस्ट्रक्ट करके एक डिज़ाइन बना करके या उसी को रेडी करके आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये हम लोग ट्रांसलेशन विधि में होता है जिसको बोला जाता है कि चीज़ों को जोड़ करके सीखना, छोटे छोटे चीज़ों को या जो चीज़ें सिखा रहे हैं उसको जोड़ करके उसको रेडी करना या क्रिएट करना, उसको बनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आता है टेक्स्ट बुक मेथड। जो हम लोग चीज़ें हम लोग सिखा रहे हैं सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बुक में दी हुई, हम लोग को जरूरी है कि हम लोग बुक से बाहर या बुक से बाहर या हम लोग कैंपस से बाहर ले जा करके अपने कैंपस में क्लासरूम से बाहर ले जाकर कैंपस में सीखा रहे हैं। हमारी जो भी बुक है टेक्स्ट बुक है उसमें अगर खोलेंगे ना तो आपको उस पेज में जो चैप्टर पढ़ा रहे हो उस पेज में देखेंगे कि इसका डायग्राम वहाँ पे दिया होगा, उस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि आपको सेम चीज़ें वहाँ दी हुई होंगी लेकिन बच्चे इस चीज़ को फिल नहीं कर पा रहे, इसी चीज़ को फिल कराने के लिए और उनको विजुअली देखने के लिए हाथ नहीं है उसको ले करके उसको फिल करने के लिए हम उस बच्चे को क्लास देते हैं या उस चीज़ को उसके सामने कराते हैं ताकि बच्चे और अच्छे से सीखें। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, बहुत सारे एक्टिविटी दिया हुआ है, हम ऐसे एक पॉइंट पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उसी की एक्टिविटी हम लोग को आगे मिल जाता है, फिर नेक्स्ट जैसे पढ़ाएंगे उस एक्टिविटी हम लोग को मिल जाता है, उस एक्टिविटी को देखें। तो बुक में टेक्स्ट बुक में तो दिया हुआ है लेकिन बच्चा टेक्स्ट बुक में डायग्राम देख करके नहीं समझ पाता, इसीलिए हम लोग को इसको लैब के द्वारा या हम लोग क्लासरूम से बाहर जाकर के इस चीज़ को सिखाना पड़ता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे सिर्फ टेक्स्ट बुक से हमारे बच्चे अगर सीख लेते तो मार्केट में या लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक पड़े हुए हैं, किसी टीचर का किसी का कोई टीचर का किसी को जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, इसके बाद देख लेते हैं सर, यहाँ पर सर बिल्कुल देखते एक प्लान बना उसके बाद What is this? Hi all. Today we are going to discuss how photosynthesis. आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल टीम स्कूल। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं जो कि बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता फूड के बिना, खाने के बिना। लेकिन ये आकर खाते हैं, what are the major sources of food? We do understand the sources ठीक है? Major sources of food are plants and animals. Leaf food कहाँ से आता है? खाना कहाँ से आता है? Plants से और animals से। तो major sources है कि plant and animals. अगर हम अपनी humans की बात करें, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हम सिर्फ डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए प्लांट में और एनिमल्स पे। तो हमें जो खाना मिल जाता है प्लांट पे और एनिमल्स पे, लेकिन एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? देखते हैं। Where do animals get their food? एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? एनिमल्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें तो खाना चाहिए। उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? एनिमल्स को खाना मिलता है प्लांट से या फिर अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कुछ एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। एनिमल्स का खाना
पूरा जो प्रोसेस होता है जिससे फूड बनाते हैं अपना खाना बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट बेसिस प्लांट्स और ये प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर पहले ये देखते हैं कि प्लांट के किस पार्ट से खाना बनता है। प्लांट में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, नाउल होती है, लीव्स होती है, टेस्ट होती है, ब्रांचेस होती है, रूट्स होती है। प्लांट के किस पार्ट में खाना बनता है उसके बारे में फोकस करते हैं, उसके बारे में डिटेल फिर तो प्लांट्स देखें प्लांट अपना खाना कहाँ बनाते हैं, प्लांट के किस पार्ट पे प्लांट का खाना बनता है। लीव्स में जो प्लांट की लीव्स होती है वहाँ पे खाना बनता है, जो प्लांट की लीव्स होती है उसमें खाना बनता है। इसीलिए लीव्स को फूड टाइप्स ऑफ प्लांट में कहा जाता है कि लीव्स में क्या बनता है प्लांट का खाना, लेकिन लीव्स ही क्यों खाना बना पाती है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कॉल्ड क्या देखिए अभी जो हम लोग वीडियो देखे इसमें देख सकते हैं जो चीजें हम लोग पढ़ रहे थे उसी के बारे में उसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो देखे कि जो भी हम लोग फूड आइटम्स ले रहे हैं तो बहुत सारे हम लोग या तो प्लांट से ले सकते हैं या और बहुत सारे एनिमल से भी ले रहे हैं। तो जैसे हम लोग को मिनरल्स चाहिए सेम वैसे प्लांट्स को चाहिए। अब वो प्लांट्स कहाँ से लेता है, उसको सॉइल से चाहिए। हम लोग कहाँ से लेते हैं, या तो प्लांट्स लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। जैसे हम लोग अभी हम लोग एनिमल से बोल सकते हैं घी ले लेते हैं, मीट ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को एनिमल से मिल जाती हैं। वैसे ही प्लांट्स को देखें तो हम लोग प्लांट्स के जो मिनरल्स को चाहिए वो सारी चीज़ें सॉइल से ले लेते हैं और वाटर से ले लेगा। तो जो हम लोग और दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो दोनों को मिनरल्स विटामिन सब कुछ चाहिए। दोनों में अगर कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, उसको भी अगर उसको सर्वाइव करना अर्थ पे रहना है, अगर उसको सर्वाइव करना है, जीवित रहना है, तो उसको भी मिनरल्स या उसको भी वाटर जो भी मिनरल्स हम ले रहे हैं उसको भी चाहिए। हाँ ये अलग है कि उसको अलग चाहिए, हम लोग को अलग चाहिए। मैक्सिमम चीज़ें तो सेम ही रहता है। हम लोग को भी बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, वही एनर्जी की फॉर्म में एटीपी में स्टोर होता है जो बनता है। लेकिन प्लांट्स को भी सेम चीज़ वही प्रोसेस करना होता है। अब उस पर देखेंगे नेक्स्ट मेथड हम लोग का टेक्स्ट बुक मेथड जो था, टेक्स्ट बुक में हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ रहता है, बहुत सारा एक्टिविटी दिया हुआ रहता है। उस एक्टिविटी को हम लोग क्लासरूम के अलावा लैब में कर लेते हैं या लैब से बाहर भी जाकर भी कर सकते हैं, जैसे मीडियम में अभी हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम से अगर हम लोग क्लासरूम में आ सकते हैं, खासकर इसके बारे में हम लोग तब ज़्यादा हम लोग एक्टिव हुए। प्रोजेक्टर वगैरह जब यूज कर लिए, जब से लॉकडाउन हुआ, कोविड का टाइम आया, उसमें हम लोग इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा एक्टिव थे। अभी हम लोग के पास इतना सारे सब्जेक्ट का एक्टिविटी जो भी चीज़ें हैं, एक तो लैब में भी हैं और खासकर अपने पास हम लोग सारे रखे हुए हैं। मेरे पास पेन ड्राइव में भी सारे हम अपना जब से लॉकडाउन हुआ तब से सारा रखा है स्टार्ट कर। अब जो बच्चे को लैब में सिखाएंगे अब वो चीज़ हम यहाँ भी सिखाते हैं। अब लैब में तो ये चीज़ नहीं बता सकते ना कि यहाँ से वाटर कैसे ले रहा है, कैसे जाइलम लेकर के जा रहा है, फ्लोएम कैसे वहाँ। अब लैब में इसको हम कैसे दिखाएंगे। हाँ लेकिन कुछ चीज़ें अपने जो मेटाबॉलिज्म है उस माइक्रोस्कोप से जो चीज़ें हम दिखा सकते हैं वो चीज़ें हम दिखा सकते हैं। लेकिन जो इसका जो फंक्शन कैसे, जो वर्क कैसे कर रहा है, जो वर्किंग मॉडल जुड़ेगा, वर्किंग मॉडल तो हम दिखा नहीं सकते। उसके लिए तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या तो प्रोजेक्टर यूज करिए या उसको डेली उसको रखिए लैब में, उसको क्या करें कि उसके डेली उसको वॉच करिए, डेली उसकी एक्टिविटी को हम लोग को वॉच करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आज क्या किए कि पेन ड्राइव में उसमें सारी चीज़ें हमारे लैब की जो भी चीज़ें जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके सारे पेन ड्राइव में आप उस चीज़ को लाइए और प्रोजेक्टर के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ठीक है, डाल्टन मेथड, एक था डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड में सब था कि अमेरिका की लेडीज थी, वो क्या बोली थी, अमेरिका की लेडीज, उनका नाम था हेलेन कॉलेज। उनका काम तो बोली थी कि जो भी बच्चे हम लोग जो भी बच्चे को सिखाए तो 30 बच्चे एक एक्सपेरिमेंट की थी और 30 बच्चे अलग अलग थी, जो अलग अलग उसका लर्नर उनका कैपेसिटी अलग अलग था, उनका IQ लेवल अलग अलग था। बोला जाता है कि सबसे अच्छा IQ लेवल 110 या 120 को बहुत अच्छा बोला जाता है, या 90 हम लोग का तो जनरली बोला जाता है 90 या 90 प्लस 90 लेवल वाले। तो उसको बोली थी कि हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंस अलग अलग टाइप से बच्चे थे जो अलग अलग चीज़ों को नहीं सीख पा रहे थे, उनको सारी एक साथ 30 को लेकर के उसमें एक्सपेरिमेंट की थी। अब बोली थी कि उसमें इस एक्टिविटी में सारे पर अलग अलग एक्टिविटी दी थी। बोली थी कि उसमें बच्चे को जब भी हम लोग सिखा रहे होते हैं तो तब उसमें ज़्यादा बच्चे अच्छे से सीखें
जब उसमें बच्ची को सेंटर में रख करके उस पर वर्क किया गया। तो ये चीज़ व्याख्या में रिसर्च की और उसको लेकर के काफ़ी लंबे टाइम तक रिसर्च करने के बाद वो फाइनल की कि नहीं, अगर हम इंडिविजुअल बच्चे को भी अलग अलग बच्चे को भी हम ले करके अलग अलग एरिया से अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे को अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र से भी या शहरी क्षेत्र से भी एक साथ बच्चे को सिखा करके ले करके उसको हम अलग अलग चीज़ों के एक साथ उनको सिखा सकते हैं। तो इसीलिए 29 बच्चे के एक्सपेरिमेंट की थी काफ़ी लंबे टाइम तक, फिर उन्होंने इस चीज़ को फाइनल की। उसके बाद बोली थी एक तो प्लेन मेथड, तो बोली थी तो प्लेन मेथड भी हम लोग उसको सिखा सकते हैं। खेल के माध्यम से भी उसको सिखाने के लिए बोली थी, किसी को खेल के माध्यम से सिखाएंगे। किंडर गार्डन मेथड वो फ्रेडल के द्वारा दिया हुआ था, किंडर गार्डन मेथड जो फ्रेडल दिए थे वो भी इसी में आता है। उसके बाद मल्टेस्री मेथड, मल्टेस्री जो इन्वेंशन की थी मारिया मल्टेस्री के बारे में बोला जाता है कि वो इसका इन्वेंशन की थी। बोली थी कि उसमें चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, जो भी एजुकेशन हो उसमें बच्ची को सेंटर में रख करके चलिए। लास्ट एक और हम लोग का वीडियो देखना था सबको और डिस्प्ले कर दीजिए जैसे जो क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के लिए खुराक यानी फूड की जरूरी है? ये फूड जो कितने कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से मिलकर बना होता है, आखिर कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है? ये सब हमारी बॉडी में मौजूद एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू होता है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हम जो फूड खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स शामिल होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद ऑर्गन्स में कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी बॉडी वही ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है और एटीपी में चेंज होता है एनर्जी के फॉर्म में, और वही एनर्जी हमारे एटीपी में स्टोर होने के बाद हमारी बॉडी को आवश्यकता के हिसाब से हमारी बॉडी उसको एनर्जी को यूज करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक मस्कुलर ट्रैक्ट या पैसेजवे है जिसके एक एंड पर माउथ और दूसरे एंड पर एनस मौजूद होता है। इस मस्कुलर ट्रैक्ट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी कहा जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत से ऑर्गन्स एक लंबी सीरीज में आपस में बैठे हुए होते हैं। ये ऑर्गन्स फूड को ब्रेक डाउन करने, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि शुगर और प्रोटीन्स वगैरह की ब्लड में ट्रांसफॉर्मेशन और वेस्ट फूड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में मदद करती है। इन ऑर्गन्स में माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और वेन्स शामिल हैं। इनके अलावा लिवर, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर और कुछ ग्लैंड्स भी फूड की डाइजेशन में अपना किरदार सबका अपना अपना रोल होता है। ये एलिमेंट्री कनाल की लेंथ 30 यानी कि 30 मीटर तक हो सकती है। तो आइए आगे बढ़कर हम इन सारे ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर 1, माउथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहला ऑर्गन है। जैसे ही आप फूड का पहला बाइट अपने माउथ में डालते हैं, डाइजेशन उसी वक्त से शुरू हो जाती है। माउथ को ओरल या बगल कैविटी भी कहा जाता है और इसमें 3 पार्ट्स शामिल हैं जिनमें टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स शामिल हैं। ये पार्ट्स फूड को फिजिकली डाइजेस्ट करते हैं। टंग यानी कि जुबान एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जुबान फूड को रोल करने और निगलने में भी मदद करती है, जबकि टीथ फूड की ग्राइंडिंग और क्रशिंग करके फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देती है ताकि फूड आसानी से डाइजेस्ट हो सके। इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं। माउथ में मौजूद तीसरा अहम पार्ट सैलिवरी ग्लैंड्स है जो पेयर की फॉर्म में हमारे गैस के फ्रंट में जुबान के नीचे और त्वचा के करीब मौजूद होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि उसको चबाना और निगलना आसान हो सके। सलाइवा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसमें 2 खास एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनमें अमाइलेज और लाइसोजाइम शामिल है। अमाइलेज जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, ये एंजाइम फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का काम करता है, जबकि लाइसोजाइम एंजाइम्स फूड में मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई को किल करते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में ग्रो नहीं कर सकते और हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। लिहाजा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सलाइवा हमारी ओरल हाइजीन के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल
पार्शियल डाइजेशन होती है और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोलस कहते हैं। नंबर 2, फेरिंग्स। बोलस हमारे माउथ से पास होकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड ऑर्गन यानी कि फेरिंग्स में इंटर हो जाता है। फेरिंग्स को थ्रोट भी कहा जाता है और ये माउथ और इसोफेगस को आपस में कनेक्ट करने वाला एक पैसेज है। ये एक ऐसा पैसेज है जिससे फूड और एयर दोनों मिलते हैं। नंबर 3, इसोफेगस। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि बोलस फेरिंग्स से पास होकर इसोफेगस में इंटर हो जाता है। इसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है और ये 25 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 से 2 सेंटीमीटर का चौड़ा एक मस्कुलर पैसेज है जिसके एक एंड पर फेरिंग्स और दूसरे एंड पर स्टमक कनेक्ट होता है। ह्यूमन बॉडी में फूड पाइप के साथ ही विंड पाइप भी मौजूद होता है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे माउथ से होकर विंड पाइप से गुजरकर लंग्स में चली जाती है। इसके बरक्स फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए विंड पाइप की ओपनिंग पर एक कवर मौजूद होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। फूड स्वेलो करने के दौरान ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को कवर करता है और नॉन बोलस को पुश करके फूड पाइप में इंटर कर देती है। एपिग्लोटिस का काम यही होता है कि ब्लॉकेज करके रखेगा, फुल पाइप में फुल पे ही जाना देगा। या एयर वाले जो विंड पाइप है उसमें हम लोग का फुल को नहीं जाना देगा। इसलिए कभी देखेंगे हम लोग खाना जब खा रहे हैं तो कभी खाते हुए लोग सोच रहे होते हैं तो थोड़ी उस चीज़ को ब्रेन में सर्च नहीं कर पाता है कि अभी आप अंदर क्या आ रहा है। जो भी जाता है पता चला कि रोटी खाए वो चला गया हमारा विंड पाइप, इसलिए तुरंत उसको रस्ता मार के बाहर निकल जाता है, तभी हमको खांसने लगता है। अगर यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस रिवर्सिबल बाकी समझ में ऐसी है वो है कि बॉडी जैसे इसकी वजह से काम से भी शुरू करना है बताइए सर। स्टमक एक सैक लाइक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो डायफ्राम के नीचे और एब्डोमेन में अपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। स्टमक के नीचे लीफ शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे पैंक्रियास का नाम दिया गया है। स्टमक के सामने लिवर प्रेजेंट होता है। लिवर के नीचे और एब्डोमेन में राइट साइड पर एक ईयर शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि बोलस को टेम्परेरी होल्ड करता है और उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है ताकि ये फूड ब्लड में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके और इससे एनर्जी जनरेट हो। इसोफेगस और स्टमक की मिडल वॉल्स पर एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टमक में इस मेम्ब्रेन का नाम गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है और इसमें प्रेजेंट एपिथेलियल सेल्स गैस्ट्रिक म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ये गैस्ट्रिक म्यूकस न सिर्फ फूड की यूटिलाइजेशन को ब्रेक करने में हेल्पफुल होता है बल्कि इसके साथ साथ स्टमक की इनर लाइनिंग्स को एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स म्यूकस सीक्रेशन के अलावा मुख्तलिफ गैस्ट्रिक जूसेस भी रिलीज करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में अहम रोल अदा करते हैं। एक दिन में तकरीबन 1.2 से 1.5 लीटर तक गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में बहुत से कंपोनेंट्स शामिल हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और एक फास्ट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे पेप्सिन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से गैस्ट्रिक जूस की पीएच हाईली एसिडिक होती है। इन गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से और स्टमक के चर्निक एक्शन की वजह से बोलस की एक क्रीमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। स्टमक बोलस के सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लेता है जैसे कि ग्लूकोज, सिंपल शुगर्स और अमीनो एसिड्स वगैरह। इसोफेगस के हेड की तरह स्टमक के हेड पर भी एक मस्कुलर वाल्व मौजूद होता है जिसे पाइलोरस कहते हैं। इस वाल्व के ओपन होने से काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है। जैसे ही स्टमक एम्प्टी होता है तो पाइलोरस वाल्व बंद हो जाता है ताकि फूड रिफ्लक्स यानी कि स्टमक में फूड की वापसी न हो सके। नंबर 5, स्मॉल इंटेस्टाइन। काइम की अगली मंजिल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम अपनी जुबान में छोटी आंत भी कहते हैं, ये हमारे एब्डोमेन में मौजूद 22 से 25 फीट लंबा एक लूजली कोइल्ड मस्कुलर ट्यूब है जिसका डायमीटर तकरीबन 2 इंच तक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं जिनमें ड्यूडेनम, जियोडुनम और इलियम शामिल है। स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक जूस और बile की मदद से काइम को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से रिलीज होता है और इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो काइम में मौजूद प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स
इसकी ब्रेक डाउन करती है, जबकि बाइल हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है और गाल ब्लीडिंग में स्टोर होता रहता है। ये बाइल डाइजेशन के दौरान गाल ब्लीडर से बाइल एक्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। बाइल काइन में मौजूद फैट्स की डाइजेशन में किरदार अदा करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पोषण ड्यूडेनम में काइन की मिक्सिंग की डाइजेशन होती है, जबकि जिजुनाम और यूरिन पार्ट से डाइजेशन थ्रू ब्लड। एक हम लोग का रहना टीचिंग स्ट्रेटजी हम लोग ऐसे यूज करके अभी हम लोग जितने भी एजुकेशन सिस्टम में अभी नया जब से कोविड के टाइम है, अब हम लोग इन चीज़ों का यूज करके बच्चों को और अच्छे से थ्योरी मॉडल में हम लोग सिखा सकते हैं, ठीक है। और जो भी हम लोग चीज़ें देखे इस प्लांट्स में देखे कि अब जाइलम फ्लोएम में और कैसे इतना प्रोसेस हो रहा है, वो चीज़ें हम लोग बोर्ड में भी देखते हैं और क्लासरूम में भी या क्लासरूम के बाहर भी हम ये चीज़ें को देखते हैं। Thank you, Manoj sir, for a beautiful session. He make us understand with the help of real plant also and with the help of some videos also that how we can make our teaching effective in science subject. So I thank him from all of our side. Thank you, Manoj sir, for a beautiful session. Thank you.